समानतावादी समाज की स्थापना में ट्रेड यूनियन की भूमिका क्या है? हम आज के इस चुनौतीपूर्ण माहौल में यह कैसे पहचानें कि कौन सी राजनीतिक विचारधारा हमारे सुनहरे भविष्य की कर्णधार हो सकती है? एक ट्रेड यूनियन के रूप में जो है हम वर्तमान परिस्थितियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अपने अधिकारों की रक्षा करना और उनको मजबूत करना, ये ट्रेड यूनियन का मूलभूत काम है, जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ट्रेड यूनियन के साथ बाकी सामाजिक आंदोलनों को भी जोड़ देता हूँ। और मेरी समझ ये है कि लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका दो प्रकार से देखी जा सकती है। एक तो लोकतंत्र रहे तो सामाजिक आंदोलन चल सकते हैं, ट्रेड यूनियन चल सकती है। लोकतंत्र अगर समाप्त हो, कमज़ोर हो, तो ट्रेड यूनियंस पे भी बंधन बढ़ जाएंगे, ऐसी मेरी समझ है। ट्रेड यूनियन तभी काम कर सकती है जब लोकतंत्र हो, और धर्म के नाम की राजनीति जब आती है वो लोकतंत्र को हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश करती है। मैं किसान आंदोलन का आपको मैंने उदाहरण दिया, 1 साल तक चलता रहा, फार्मूलाज लाए, किसानों की सुनी नहीं गई, और आखिर में चुनाव का जब मौका आया तो उनको विड्रॉ करने की कोशिश की गई। तो ट्रेड यूनियन अपने आप में एक सशक्त हथियार है, एक सशक्त जो चीज़ है लोकतंत्र को मजबूत करने का और मज़दूरों की मांगों को प्राप्त करने का। साथ ही साथ मेरी एक ही उसमें जोड़ना चाहूँगा कि ट्रेड यूनियन चलाते समय, ट्रेड यूनियन में काम करते समय, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते समय सामाजिक चेतना के लिए काम करना ज़रूरी है। आपके ट्रेड यूनियन के ऑफिस हैं, क्या हम ट्रेड यूनियन के ऑफिस में महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार ट्रेड यूनियन के सदस्य और बाकी कम्युनिटी के लोग मिलकर क्या कुछ फिल्मों का प्रदर्शन कर सकते हैं? फिल्मों की बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं कॉमरेड को भेज दूंगा, अभी मेरे मोबाइल पे है वो। फिल्मों की लिस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, और बहुत अच्छे यूट्यूब, जैसे एक आनंद पटवर्धन का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। आनंद पटवर्धन का एक सीरीज़ है विवेक रीज़न नाम से, 15 एपिसोड्स हैं, तो आपने ज़रूर देखना चाहिए। देखने से ही नहीं होता, दिखाना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि ये संदेश समाज में दूर तक नहीं जा रहा, ये आज हमारा मुख्य मुद्दा है। और क्योंकि ट्रेड यूनियन समाज से जुड़ी हुई एक संस्था है, तो समाज में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी संस्थाओं को मजबूत करते समय एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में ट्रेड यूनियन ने ये प्रबोधन का काम करना चाहिए। पहली बात, प्रबोधन के काम के लिए आपके ऑफिसेस में इस प्रकार के केंद्र चल सकते हैं। दूसरा बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता आंदोलन के लिए जो दूसरे संगठन काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, बम्बई में तीस्ता सेतलवाड़ का संगठन है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस। वो मज़दूरों के अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, गुजरात में उसने बहुत काम किया, अभी भी काम कर रही है। ऐसे संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर, कंधे करके उनको दूसरी प्रकार से मदद करके आप इस प्रकार के आंदोलनों को मजबूत कर सकते हैं। आज समाज में मेरे ख्याल से बहुत प्रबुद्ध विचारों के लोग हैं, पर मैं एक बात समझता हूँ कि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम सब बिखरे हुए हैं। मैं केवल अपनी ट्रेड यूनियन को देखता हूँ, अपने आंदोलन को देखता हूँ, और मेरा जो पड़ोसी है वो अपने आंदोलन को देखता है। तो ठीक है, खुद के आंदोलन को तो मजबूत करना चाहिए, पर साथ में दूसरों की मजबूती के लिए भी मदद करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अंग्रेज़ी में एक वाक्य है, मार्च सेपरेटली बट स्ट्राइक टुगेदर। यानी आप अपने अपने रास्ते पे चलो, पर कोई जब बड़ा एक आंदोलन आता है तो एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहो। उसी से समाज में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, और सांप्रदायिक ताकतों को हराया जा सकता है। मेरी समझ है इस प्रकार के प्रगतिशील आंदोलन अपने स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष होते हैं, मूल रूप से। तो उसको मजबूत रखना, और बाकी जहाँ हो सके, जहाँ संभव हो, दूसरे आंदोलनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करना, दूसरों को मजबूत करना, दूसरों से मदद लेना, दूसरों की मदद करना, इस आधार पर ट्रेड यूनियंस समाज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं।
सनातन धर्म या हिंदू धर्म के संस्थापक या प्रचारक कौन है? दुनिया में सभी धर्म एक प्रकार के नहीं है। अब आदिवासियों को आप क्या कहेंगे? आदिवासी का धर्म है या संस्कृति है? संस्कृति है, पर वो भी प्रकृति की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। अब हिंदू धर्म एक पैगंबरीय धर्म नहीं है। पैगंबरीय धर्म यानी ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, ईसाई धर्म, महात्मा गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, भगवान महावीर, जैन धर्म, गुरु नानक देव, सिख धर्म, मोहम्मद पैगंबर, इस्लाम धर्म। हिंदू धर्म एक बहुत सारी परंपराओं को मिलाकर एक हिंदू धर्म कहते हैं। वैसे अगर आप अपने पॉपुलेशन सेंसस में देखें तो सनातन का कोई कॉलम नहीं है। आई एम राइट और रॉन्ग? सनातन तो उन मूल्यों को कहा जाता है जो शाश्वत हैं। बुद्ध धर्म में भी कहा गया है कि हमारे ये मूल्य शाश्वत हैं। जैन धर्म में भी कहा गया है। कई धर्म के लोग अपने कुछ मूल्यों को शाश्वत कह सकते हैं। और जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, हिंदू धर्म के स्थापना इस प्रकार से नहीं हुई। यहाँ परंपराएं चल रही थी। एक तरफ ब्राह्मणवाद चल रहा था, दूसरी तरफ श्रमणवाद चल रहा था। श्रमण धर्म भी थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म श्रमण में आते हैं। ब्राह्मण और श्रमण में क्या फ़र्क है? ब्राह्मणवाद वेदों के पुरुष सूक्त पर टिका है, जो मानता है कि भगवान ब्रह्मा ने 4 वर्णों की उत्पत्ति की, जबकि श्रमण परंपराएं जैन, बुद्ध अपने आप में धर्म है, और नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, ये श्रमणवादी परंपराएं जो हिंदू धर्म की छतरी के अंदर आती हैं। ये परंपराएं जाति और लिंग के ऊंच नीच को नहीं मानती। तो पहले हिंदू धर्म का हिंदू शब्द आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेगा। ये शब्द तो जो दिया गया पहले, सबसे पहले ईसा की 4वीं शताब्दी पहले ग्रीक लोगों ने इंडिके शब्द का इस्तेमाल किया था। सिंधु नदी यहाँ का मार्कर रहा है, उसी के चलते इंडिके से इंडिया, वो एक तरफ उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ जो ईरान, इराक, यहाँ से लोग आए, उन्होंने सिंधु स के बदले उनके यहाँ ह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू शब्द का इस्तेमाल पहले यहाँ की ज़मीन के लिए हुआ। जो ज़मीन यहाँ सिंधु से सागर तक है वो हिंदू है। तो पहला इसका अर्थ है भौगोलिक अर्थ। हिंदू शब्द का दूसरा अर्थ है धार्मिक अर्थ, मतलब यहाँ की सब परंपराओं को मिलाकर हिंदू धर्म कहा गया। और उसमें भी बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं हिंदू धर्म में भी जो है वो ब्राह्मणवादी परंपरा सबसे मजबूत है। तो हिंदू धर्म अलग है, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही आप देखेंगे कन्फ्यूशियस, शिंटो, कन्फ्यूशियस चाइना में, शिंटो जापान में, ये धर्म भी अलग है। इनमें भी कई विविधताएं हैं जो पैगंबरीय अब्राहमिक धर्मों से अलग हैं। और तीसरा, जहाँ तक सनातन का सवाल है, सनातन एक बहुत प्यारा शब्द है, और पर दुर्भाग्यवश इसका इस्तेमाल तभी किया गया है जब कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर चलने वाली रूढ़ियों का विरोध किया। आशा मेरी बात क्लियर हो रही है कि मैं टू फास्ट चल रहा हूँ? सनातन शब्द बहुत प्यारा शब्द है कि शाश्वत मूल्य है, सत्य, अहिंसा, लोगों से अच्छे से रहना, ये सनातन मूल्यों में आता है। और पर दूसरी तरफ इसका उपयोग कहाँ किया गया? पहली बार इसका उल्लेख आता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब देखा हिंदू समाज में बहुत कुरीतियाँ हैं जो वेदों से मैच नहीं करती, तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म वही है जो वेदों से मैच करे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जिन्होंने विरोध किया वो अपने आप को सनातन कहते थे कि दयानंद जो कह रहे हैं ये गलत है, हमारी रीतियों को चलने दो। दूसरा, मैंने आपको उल्लेख किया महात्मा गांधी का। 1932 के बाद महात्मा गांधी ने एक निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन का बड़ा भाग दलितों के उद्धार के लिए, रादर उनकी बराबरी के लिए काम करूंगा। उसके चलते उन्होंने दलितों के साथ सहभोज, मंदिर प्रवेश के आंदोलन चलाए। तो उनका भी विरोध जो हुआ वो सनातन के नाम पे हुआ। और मैंने आपको 1935 के महात्मा गांधी के लेटर का उल्लेख बताया। महात्मा गांधी नेहरू को लिखते हैं कि ये सनातनी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। और दक्षिण भारत में सनातन शब्द जो इस्तेमाल किया वो पूरे तौर से
जाति व्यवस्था के लिए किया गया है। जाति व्यवस्था को मानने वाले, वहाँ तो पेरियार की भी परंपरा रही है, तो जाति को मानने वाले लोगों ने अपने आप को सनातन कहा और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का विरोध किया। परिवर्तन कौन सा? जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए। बाबा साहब ने जैसे कहा जातियों का अंत होना चाहिए, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, तो उनका भी विरोध उसी आधार पे हुआ कि हमारे सनातन बातों के आप में विरोध में है। तो याद रखिए, मैं इस बात को दो तरीके से समझता हूँ। अपने आप में सनातन बहुत अच्छा शब्द है, पर सनातन का इस्तेमाल रूढ़िवादी लोगों ने ऊंच नीच की परंपरा को बनाए रखने के लिए किया और उस रूप में हमें उसका विरोध करना चाहिए। वो जो परंपराएं रूढ़िवादी हैं, जो भारतीय संविधान से मेल नहीं खाती, उन परंपराओं को समाप्त करना चाहिए, जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। ये हमारी मुख्य रूप से कोशिश होना चाहिए। This dispensation is trying to overwrite history and countering leftist writers as urban Naxal. How can we educate masses against misinformation of the ruling class? देखिए, पहले तो जैसे मैंने कहा, लेफ्टिस्ट हिस्ट्री कुछ नहीं होती है। वो हिस्ट्री जो साइंटिफिक हिस्ट्री है, साइंस से नहीं क्या। अब जैसे महमूद गजनवी ने कहा मैं मूर्ति तोड़क हूँ, मैं मूर्ति का सौदागर नहीं हूँ, तो हम इसको इस बात पे मान लें क्या हम उस पर क्वेश्चन करें? साइंटिफिक हिस्ट्री वो होती है जो सवाल खड़े करती है, राजा की बातों को फेस वैल्यू पे नहीं लेती, सवाल करके लेती है। वो वामपंथी, मैं तो कहता हूँ वामपंथी के रादर वो शब्द गलत है, वो रैशनल साइंटिफिक हिस्टोरियंस थे। विश्वास कीजिए, साइंस भी, हिस्ट्री भी एक साइंस है जो सिक्कों के आधार पे, ग्रंथों, दस्तावेजों के आधार पे चलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, 3 प्रकार की हिस्ट्री चली यहाँ: मुस्लिम कम्युनल हिस्ट्री, हिंदू कम्युनल हिस्ट्री और नेशनल हिस्ट्री। नेशनल हिस्ट्री में गांधी और नेहरू, और वामपंथी इसी स्ट्रीम में आगे आते हैं, जैसे रोमिला थॉपर, हरबंस मुखिया, इरफान हबीब। इन्होंने इतिहास में वो पहलू देखने की कोशिश की जो आम लोगों के जीवन से जुड़े थे। इतिहास केवल राजा और रानी का इतिहास नहीं है, राजा कितना बहादुर था, रानी कितनी सुंदर थी। इतिहास केवल ये नहीं होना चाहिए, इतिहास ये होना चाहिए दलित कैसे जिए, स्त्रियां कैसे जी, आदिवासियों का जीवन क्या था। वो वामपंथियों ने किया, जो मेरे ख्याल से स्वागत योग्य है। अब इसको कैसे किया जाए? अब सवाल यह है कि 95 साल से या 100 साल से एक संगठन लगातार ये काम कर रहा है। हज़ारों लाखों स्वयंसेवक हैं, हज़ारों प्रचारक हैं, 24 घंटा 7 दिन 32 दिन साल में 365 दिन वो काम करते हैं, फैलाते हैं। तो उसके मुकाबले में हमने क्या किया? खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। अगर हम इसका महत्व समझते हैं तो हम लोग जो एक अच्छा समाज चाहते हैं, प्यार भरा समाज चाहते हैं, मेल जोल वाला समाज चाहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम इतिहास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लोगों तक ले जाएं। मैं लेफ्ट और राइट में नहीं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतिहास का, और उसमें प्राचीन भारत में भी मिलता है। अब प्राचीन भारत में कई जैसे लोगों का आग्रह है कि भाई यहाँ आर्य लोग यहीं के मूल निवासी थे, वो कहते हैं इस बात को। छोटे से मैं इस बात को निपटा रहा हूँ कि जो भी सांप्रदायिक लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि हम यहाँ के सबसे पहले के निवासी हैं, इसीलिए वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं कहते, उनको वनवासी कहते हैं। श्रीलंका में सिंहला लोग खुद को फर्स्ट कमर कहते हैं, हम ही पहले यहाँ आए थे, इसलिए जो हिंदू हैं, तमिल हैं, ये विदेशी हैं, इनको बाहर करो। ठीक है, तो वो देश विदेश का मामला नागरिकता के आधार पे नहीं, अपने नस्ल के आधार पे लेना चाहते हैं। तो जब जैसे कहा गया कि भाई आर्य शुरुआत के, इसके एक मज़ेदार किस्सा है। लोकमान्य तिलक ने कहा आर्य आर्कटिक जोन से आए थे, उच्च वंश के थे, बाद में गोलवल कराए। वो तिलक को कॉन्ट्रडिक्ट तो कर नहीं सकते थे, उनका विरोध तो कर नहीं सकते थे। उन्होंने कहा तिलक ने ठीक कहा कि आर्य लोग आर्कटिक जोन से आए, पर एक बात उनको पता नहीं थी कि आर्कटिक जोन यही था, बिहार उड़ीसा में। धीरे धीरे खिसक के ऊपर चला गया, लोग थोड़े दिन तक हवा में तैरते रहे, बाद में सेटल हो गए। ये बड़ा मज़ेदार उन्होंने कहा। पर अभी खैर इन सब बातों को जाने दीजिए। अभी पॉपुलेशन जेनेटिक्स और भाषा विज्ञान के आधार पर सिद्ध हो गया है कि हम सब पूरी दुनिया के लोग, हमारा ओरिजिन जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था।
65,000 साल पहले आर्य वहाँ साउथ अफ्रीका से पहली बार लोग आए भारत में, दूसरी बार आए 20,000 साल पहले, तीसरी बार आए 6,000 साल पहले, और अंत में आर्यन जो आए वो साउथ रशिया स्टेपिज माउंटेन से यहाँ आए। ये जैसे एक है, तो इतिहास को मानने में क्या है, कोई जेनेटिक्स से हमारा कोई सिटीजनशिप कर लेना देना है क्या? अब साउथ अफ्रीका के कुछ लोगों का जेनेटिक्स मेरे से मिलता है तो क्या हम उनको भारतीय बोल देंगे क्या, या वो मेरे को साउथ अफ्रीकन बोल देगा क्या? नहीं, मेरी सिटीजनशिप मेरे संविधान के आधार पे है, उसकी सिटीजनशिप उसकी संविधान के आधार पे है। तो यहाँ तक इतिहास का सवाल है दोस्तों, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है, और जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है वो खुले दिमाग से उसका अध्ययन करता है, डॉक्यूमेंट्स का, और क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, उसमें जेनेटिक्स का सहारा लेता है। अब जेनेटिक्स तो बहुत एडवांस साइंस है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स तो अभी 5-6 साल से ही ऊपर आया है। इस सब के आधार पे मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री साइंटिफिक है, रैशनल है, तार्किक है, उसके आधार पे हमको भी सोच बनाना चाहिए। और इतिहास में अब जैसे पुराणों में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, उनका आदर करना चाहिए। पर उसको इतिहास मान के चले तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी कि आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से भगवान राम यहाँ से भाग गए थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा कान खड़े हो जाना चाहिए कि एरोप्लेन बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगती है, क्या मैथमेटिक्स लगता है, क्या इंस्टीट्यूशंस लगते हैं। अभी बेंगलोर में इतने बड़े एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बगैर क्या एरोप्लेन बन सकता है? ये सब सवाल उठाना चाहिए, और उसके आधार पे हमको अपने माइथोलॉजी, पुराणों को आदर करके उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। वामपंथी और दक्षिणपंथी इतिहास के बदले मैं कहूँगा इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इतिहास का वो दृष्टिकोण जो समाज के कमज़ोर तबकों को लेकर साथ में चलता है, उसके आधार पर इतिहास की समझ होनी चाहिए। वर्तमान सरकार में आप गोदी मीडिया के रोल को किस तरह देखते हैं, जो सांप्रदायिक हिस्सा को फैलाते हैं, और हम उससे किस तरह से बाहर आ सकते हैं? ऐसा ही सवाल जो है ये मुकेश भदौरिया का है भोपाल से। सांप्रदायिक राजनीति के प्रसार में कॉर्पोरेट मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है, इससे मुकाबले के लिए कैसे प्रयास करें? 2 सवाल आ गए, एक तो मीडिया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पहले तो मीडिया का आपको बता दूं कि जो भी एक मीडिया में जो आज़ादी होती है, अभी तो गोदी मीडिया यानी क्या, 2003 के बाद जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड को ब्लैंक चेक दे दिया कि आप आइए, सरकार की पूरी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी और आप यहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगाइए। उसी के साथ साथ कॉरपोरेट वर्ल्ड ने मीडिया को ख़रीदना चालू कर दिया। पहले पता नहीं, एक मेरे ख्याल से मोनोपोलीज एक्ट था जो कॉरपोरेट हाउसेस का कंट्रोल मीडिया पे न रहे वो चलता था, ऐसा मेरा अंदाज़ है। पर उसके बाद से तो खुले रास्ते से पूरे बड़े, जैसे नेटवर्क 18 है, उसको अंबानी ने खरीद लिया, NDTV को अडानी ने खरीद लिया, और बाकी पूरे मीडिया पर इस प्रकार का प्रभाव आ गया। और तीसरी तरफ तो पहले तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो लाल कृष्ण आडवाणी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, तब से उन्होंने सरकारी मीडिया में सांप्रदायिक लोगों को घुसाना चालू कर दिया, और मेरे ख्याल से आज 2004, 5, 6, 10 तक ये प्रक्रिया पूरी हो गई। और अभी तो एक्चुअली मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि भाई एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, और जो सरकार के अंग हैं 3, उस पर नियंत्रण कौन रखेगा? तो नियंत्रण मीडिया रखेगा। तो मीडिया का काम क्या है? सरकार की नीतियों की आलोचना। क्यों? ताकि ये सरकार एक सही रास्ते पे चल सके। तो ये मीडिया ने उस फार्मूले को उलट दिया। ये मीडिया वो जो सरकार की तारीफ करे और विपक्ष की आलोचना करे, मीडिया का रोल पूरा तौर से उलट गया, क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड और कम्युनल पार्टीज़, ये दोनों का गठबंधन चलता है। सरकार 2 पैर पे चलती है, अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट के हाथ में, राजनीतिक व्यवस्था कम्युनलिज्म के हाथ में, और इन दोनों की इस जुगलबंदी में मीडिया की आज़ादी पूरी तौर से ख़त्म हो चुकी है। छोटा मोटा मीडिया है, कुछ चैनल्स आजकल मैं देखता हूँ, जैसे रवीश कुमार का खुद का चैनल है, अजीत अंजुम का है, एक 4 PM न्यूज़ है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स मैं देखता हूँ। सत्य हिंदी है, एक अशोक कुमार पांडे का चैनल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे तरीके से दिखाई जाती हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं? हम केवल रोने से और आलोचना करने से तो काम होने वाला नहीं है। जहाँ तक हो सके हम इस प्रकार के अल्टरनेटिव मीडिया को प्रमोट करें, देखें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सच्ची बात आना चाहिए। जहाँ तक सरकार की आलोचना का सवाल है, अभी उसको देशद्रोह माना जा रहा है। एक आपको मैं किस्सा बताना चाहता हूँ। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो आप में से कई कम लोगों को याद होगा, क्योंकि आप एक जनरेशन आगे के लोग हैं। उस समय एक शंकर्स वीकली नाम की पत्रिका निकलती थी, पता नहीं आप अगर जानते हो तो शंकर वीकली में शंकर एक बहुत महान कार्टूनिस्ट थे और अपने हर अंक में वो नेहरू के ऊपर एक कार्टून बनाते थे, नेहरू की आलोचना करने वाला। तो नेहरू की नज़र में आया ये कार्टून है, तो अब उनको दिल में क्या सोचा वो बाद में मैं बताता हूँ। पर नेहरू ने फिर अपने सेक्रेटरी को बोला, भैया ज़रा शंकर जी को बुलाइए, बात करेंगे उनसे। तो शंकर जी को फ़ोन आया, शंकर जी भी बिना डरे गए प्रधानमंत्री के ऑफिस में। तो नेहरू जी उनसे हाथ मिलाया, बैठे, चाय पिया, बोले मुझे आपसे एक शिकायत है। शंकर को लगा होगा भैया क्या मेरे को फांसी के तख्ते पे चढ़ा रहेंगे क्या? पर नेहरू ने बोला मेरी शिकायत ये है कि आप कार्टून तो बहुत अच्छे बनाते हो, पर आपके कार्टून मेरे तक पहुंचते नहीं हैं। तो क्यों ना आप एक काम किया करो कि जब भी आप मेरे पे कार्टून बनाते हैं उसकी एक कॉपी मुझे भिजवा दिया कीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ये होती है प्रेस की फ्रीडम। और आज पत्रकार डरता है, कहीं सरकार के खिलाफ लिख दिया तो मेरा क्या होगा वाला मामला के मामले में आधी पत्रकारिता, आधी के आधे से ज़्यादा पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। तो हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि एक तो एक क्रिटिकल को हिंदी में क्या कहेंगे, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से मीडिया को देखें। और वो जो बहस चलाते हैं, 4 मौलाना को लाके 3 वो प्रवक्ता रहते हैं और वो मैं तू मैं कराते हैं, जिसमें कोई सेंस नहीं होता। लोकसभा में भी वही बात पहुंच गई अभी। तो ये चीज़ों को एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखकर ऐसे मीडिया का बहिष्कार करके उन मीडिया को प्रमोट करें जो छोटे हैं, खबर देते हैं, सच्ची खबर देते हैं, और उसके आधार पे हमारी भी तो कुछ समझ है। सरकार की आलोचना को देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। सरकार की आलोचना इसलिए की जाना चाहिए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार के ज़्यादा अच्छे रास्ते पर ले आए। आलोचना का वो मतलब होता है। आलोचना का मतलब अगर देशद्रोह से लेंगे तो कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। पड़ोसी देशों का उदाहरण हमारे सामने है। पाकिस्तान में मीडिया का क्या हाल है, यहाँ क्या, और मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया घसरते जा रहा है। अभी मेरे ख्याल से 140 या 150 के नीचे लेवल पे गिर गए हैं, और कई डिक्टेटोरियल देशों के मीडिया भी हमारे से ज़्यादा फ्री माने जाते हैं। उसकी जो भी फ्रीडम के इंडेक्स है उसमें हमारा घसराव काफ़ी तेज़ी से चालू है। फ्री फॉल इन डेमोक्रेटिक इंडेक्स, फ्री फॉल इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडेक्स, फ्री फॉल इन प्रेस फ्रीडम, ये सब लगातार चालू है और वो कम्युनलिज्म के कारण चालू है। सांप्रदायिकता का सर्वाधिक प्रभाव शिक्षित मध्य वर्ग के बीच है। बेरोजगारी की शिकार युवा पीढ़ी में भी यह काफी असर रखती है। ट्रेड यूनियन और आंदोलन और बदलाव की राजनीति में एकता बनाने में यह सबसे बड़ी बाधा है। इस माहौल को कैसे बदलें? मैंने कहा पहले, सामाजिक चेतना हमारे कार्यों को निर्धारित करती है, और मुझे अपने खुद के काम में यही सबसे बड़ी असफलता नज़र आती है कि हम इन चीज़ों को लोगों तक नहीं पहुंचा सके। तो मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि पहले तो सामाजिक चेतना को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और दूसरा, जो ट्रेड यूनियंस, जो संगठन सशक्त हैं, उनको बेरोज़गारी का मुद्दा भी लेना चाहिए। ये उनकी यूनियन से संबंधित नहीं है, समाज के हिस्से है, पर बेरोज़गारी का मुद्दा भी लेना चाहिए। और बेरोज़गारी से निजात पाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस प्रकार की आर्थिक नीतियाँ हों, किस प्रकार से सरकार की नीतियाँ हों, उस पर सभी ट्रेड यूनियंस ने मिलके आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि ट्रेड यूनियन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने सदस्यों के लिए केवल अपने सदस्यों की बेहतरी की बात करें। 80% अगर हम अपने सदस्यों की बेहतरी की बात करते हैं तो 20% हमको सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय उठाना ज़रूरी है। तभी मेरे ख्याल से अपने कर्तव्य का हम निभा कर पाएंगे। हर देश में होने वाले दंगों में अल्पसंख्यक ही मरते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं? जी, दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। और दंगे कौन करवाता है? जिससे उसको फ़ायदा होता है। सरल बात है, दंगे वो तो नहीं करवाएगा जिससे उसको नुकसान होगा, जिसको फ़ायदा होता है वही दंगे करवाता है। तो जहाँ भी धर्म के नाम की पार्टी है,
पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, उन पार्टियों का कैसे विरोध किया जा सकता है, वो हर एक देश का अलग अलग मामला है। अपन अपने देश का सोचें, पहले घर ठीक करेंगे तो ही पड़ोस में अपन हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो अपने घर को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए मैंने थोड़े बहुत बातें बताई हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मुकाबला करने के लिए किस प्रकार से 3 लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। एक सामाजिक लेवल पे, सामाजिक चेतना के लेवल पे, दूसरा आंदोलन के लेवल पे, तीसरा राजनीतिक लेवल पे। और जैसे सभी पार्टियों में मैंने कहा है, सभी पार्टियों में एक मैंने फार्मूला एक बनाया था कि कुछ पार्टियां एक धर्म के नाम का राष्ट्र बनाना चाहती हैं, वो हमको स्वीकृत नहीं है। दूसरी कुछ पार्टियां इसी के दबाव में आके समझौता परस्त करती हैं। उन पार्टियों को हम थोड़ा सा दबाव लाके सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। पर जो लोग धर्म के नाम की राजनीति में पूरा जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, पूरी तौर से उस बात को इंटरनलाइज कर चुके हैं, उसमें मुझे सुधार की कोई अपेक्षा नहीं है। सुधार मैं हर जगह करना चाहूँगा, पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले जो मुद्दे उठाते हैं, मंदिर का मुद्दा किसने उठाया, गौरक्षा का मुद्दा किसने उठाया, ये फिर लव जिहाद का मुद्दा कौन उठा रहा है, घर वापसी का मुद्दा कौन उठा रहा है, इस प्रकार की पार्टी से हमको अपने आप को दूर रखना चाहिए। बाकी पार्टियों में वो मेरा कई बार एक फार्मूला है, कई लोग बुरा ना माने तो बता देता हूँ। चुनाव में कि थोड़ा अंग्रेज़ी में बोल दूँ एक बार थोड़ा सा, वी डोंट हैव ए चॉइस बिटवीन गुड, बेटर एंड द बेस्ट। चुनाव में हमारे पास विकल्प नहीं है अच्छा, उससे अच्छा और सर्वोत्तम का। हमारे पास विकल्प है खराब, उससे खराब, सबसे खराब और भाजपा। भारत की राजनीतिक, सांप्रदायिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत में सांप्रदायिक एवं धार्मिक भेदभाव कब खत्म होगा? कोई भी लड़ाई में 2 पक्ष होते हैं। आज एक पक्ष का पलड़ा भारी है, हम तो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बहुत प्रतिबद्धता से काम करेंगे तो इसका मुकाबला हो सकेगा आने वाले समय में। हम ऐसे ढीले ढाले चलते रहे कुलदीप सिंह का, whether diversity of the country is hindrance to keep country united or it is important factor for unity of the country? देखिए, जहाँ तक डाइवर्सिटी का सवाल है, सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलता है कि आज़ादी के आंदोलन में डाइवर्सिटी हमारे आंदोलन के रास्ते में आई या उसने हमको मदद की। अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के आंदोलन में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर भाग लिया। और वो पहला बड़ा आंदोलन था जिसने महिलाएं भी बड़े तौर पे समाज के क्षेत्र में बाहर आई। तो ये डाइवर्सिटी, अगर हम संविधान को अपना केंद्रभूत मान के चलते हैं तो डाइवर्सिटी हमारी एक ताकत बनती है। अगर हम संविधान से अलग होकर धर्म के नाम पे या भाषा के नाम पे राजनीति करना चाहें तो ये डाइवर्सिटी हमारे लिए कमज़ोरी साबित होती है। तो दोनों चीज़, ये दुधारी तलवार है, हम किस तरह से इस्तेमाल करें हमारे ऊपर है। और वो सरल बात यह है कि हमारे इन भेदभाव से ऊपर उठकर हम जब भारतीय पहचान के आधार पर, इंडियन आइडेंटिटी के आधार पर संघर्ष करेंगे तो ये विविधता हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। बाबरी मस्जिद ढाने के बाद काश्यपों ने कहा था कि काशी मथुरा बाकी है, क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद उसी का परिणाम है कि अगला निशाना मथुरा होगा? बिल्कुल, ये देखिए, ये हर समय कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे को भड़काया जाए जिससे समाज में वैमनस्य बढ़े। तो अभी भी ऑलरेडी काशी का मुद्दा तो चल रहा है, इवन राम मंदिर का मुद्दा भी चल ही रहा है, अभी ख़त्म कहाँ हुआ। अभी तो मंदिर का उद्घाटन होगा, फिर वो ट्रेन्स चलेंगी, फिर लोगों को वहाँ ले जाएंगे, घर घर से दिए जलाए जमा किए जाएंगे। अभी तो राम मंदिर का ही मुद्दा इतना 31 साल चल गया, तो फिर अभी काशी चालू है, काशी चलेगा, फिर उसके बाद मथुरा आ जाएगा, और बीच बीच में और मुद्दे ऐड होते जाएंगे, गाय का और ये फिर सनातन का, ये सब उसमें होता रहेगा। दूसरा सवाल है, आरएसएस का आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान? आरएसएस में एक मैंने मजाक का जोक पढ़ा था। एक बार आर्यभट्ट आरएसएस का योगदान आज़ादी के आंदोलन में के बारे में स्टडी कर रहे थे और वहीं से शून्य का आविष्कार हुआ। तो उन्होंने हमेशा कहा कि भाई हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदू राष्ट्र है, हमारा मुख्य दुश्मन मुसलमान है।
अंग्रेज़ों की मदद करो, मुसलमानों का विरोध करो, ये उनकी मुख्य पॉलिसी रही है। और इस पर बहुत अच्छे अच्छे लेख शमसुल इस्लाम का नोट कर लीजिए, सबसे बेस्ट लेख उन्हीं के हैं। मैंने भी कुछ इस पे लिखा है। आरएसएस वायर में एक मेरा आर्टिकल आया था, आरएसएस का योगदान। तो 1942 में गोलवलकर ने निर्देश दिया था शाखाओं को, कि आरएसएस ने निर्देश दिया था शाखाओं को कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे अंग्रेज़ों को तकलीफ़ हो, और किसी को अगर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना है तो वो आरएसएस का उससे कोई जुड़ाव नहीं है। अभी वो घिस-पिट के कहीं से ढूंढ के ला रहे हैं कि बार्शी में कुछ लोगों ने आंदोलन किया था, अंग्रेज़ों के डॉक्यूमेंट में ये है कि आरएसएस ने कितना बड़ा काम किया था। पर जहाँ तक मेरी समझ है, आरएसएस, मुस्लिम लीग, ये पूरी तौर से आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे। और 1942 में देखिए, आरएसएस नहीं, ये जो सावरकर थे, सावरकर ने तो अंग्रेज़ों की मदद की। सावरकर, उधर से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, इधर से सावरकर ने अंग्रेज़ों की फ़ौज में लोगों को रिक्रूट कराया। और अभी र्यूमर फैलाई जाती है कि सावरकर की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे, आज़ाद हिंद फौज बना रहे, सावरकर अंग्रेज़ों की मदद कर रहे। और ऊपर से हिम्मत ये कि बोल रहे कि सुभाष चंद्र बोस को मैंने ही गाइडेंस किया था कि तुम ये काम करो। ये अपनी लिमिट होती है हिपोक्रेसी की, या जो भी आप कहें। तो मैंने जैसे कहा, आर्यभट्ट का वो जोक बिल्कुल सटीक लगता है। उनको न आज़ादी के आंदोलन में इंटरेस्ट था, न उन्होंने कोई योगदान दिया। और आज़ादी के बाद भी उन्होंने पहले तो कहा, ये संविधान जो बना है, ये संविधान हिंदुओं को मंजूर नहीं होगा क्योंकि इसमें मनुस्मृति के मूल्य नहीं हैं। ये तिरंगा झंडा जो इन्होंने लाया, ये भी गलत है क्योंकि 3 शब्द हिंदुओं में अशुभ होता है। ये सब चीज़ें उन्होंने कही हैं। और ये मैं कह रहा हूँ, जो उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कह रहा हूँ, उनके मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र में जो लेख हैं उनके आधार पे कह रहा हूँ, उसको देख लीजिए। तो आज़ादी के आंदोलन में मैं कहूँगा जिसका योगदान है भारत के बनने में, थोड़ा व्यापक कर देता हूँ। एक तो राष्ट्रीय आंदोलन का, दूसरा भगत सिंह जैसे आंदोलनों का। भगत सिंह जब मैं कहता हूँ उसमें वो आ जाते हैं, किसान, मजदूर, ये सब आंदोलन आ जाते हैं। तीसरा अंबेडकर जैसे आंदोलनों का, दलितों का, ये। तीसरा सुभाष चंद्र बोस का योगदान। उनके भी मतभेद रहे होंगे गांधी से, पर जहाँ तक भारत की कल्पना का सवाल है, उनका गांधी और नेहरू का कोई मतभेद नहीं था। तो इन लोगों ने भारत को बनाया और राष्ट्रीय आंदोलन ने हमको आज़ादी दिलाई। जबकि इसका विरोध किया आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने। और दूसरी आपको मज़ेदार बात आपको बताऊं कि जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने इस्तीफ़ा दिया क्विट इंडिया के पहले, तो सिंध में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई। चोर चोर मौसेरे भाई मिलकर सरकार बनाई। चोर चोर मौसेरे भाई का हमको यहाँ एक उदाहरण दिख जाता है, क्योंकि दोनों ज़मींदारी के पक्ष में थे, राजाओं के उससे निकले थे, वगैरह वगैरह। जी, ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, अन्य धर्म भी तो अपना सकते थे। जी, अम्बेडकर एक बहुत महान स्कॉलर थे। उन्होंने इस्लाम का भी अध्ययन किया, सिख धर्म का भी अध्ययन किया। सिख धर्म को भी उन्होंने काफ़ी करीबी पाया और इस्लाम को भी उन्होंने स्टडी तो किया। इसके बारे में डिटेल्स नहीं है, पर बौद्ध धर्म ने उनको जो आकर्षित किया सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इसी बात से ज़्यादा पीड़ित थे, और वो बात थी समता। समता का सबसे क्लियर जो समता का सबसे स्पष्ट रूप से जो विवेचना आती है वो बुद्ध धर्म में आती है। बुद्ध धर्म का केंद्रीय मामला था समता। ये मेरी राय है कि बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया, पर समता के मूल्य उनको बुद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा मिले, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। जबकि बाकी धर्मों का भी अब रैंकिंग होती है, आप उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समता के मूल्यों का था, इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। रजनी भारती, हम भारत के संविधान को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि संविधान में काफी बदलाव आ रहे हैं। जयश्री चौक से जबलपुर, देश की एकता पर बढ़ रहे सांप्रदायिक प्रभावों को रोकने के लिए संविधान किस प्रकार सहायक है, क्या संविधान में सुधार की आवश्यकता है? देखिए, जहाँ तक संविधान का सवाल है,
इसने देश के बहुसंख्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया, पर इसने सांप्रदायिक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। जो हिंदू राष्ट्र चाहते थे उनको ये संविधान अच्छा नहीं लगा। और संविधान में दो प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। एक तो इसको ज़्यादा समता लाने के लिए, न्यायपूर्ण बनाने के लिए, और दूसरा समाज में विषमता लाने के लिए। दोनों प्रकार के परिवर्तन संविधान में आ सकते हैं। अब ये हमारी समझ पे आधार पे है, हमारी ताकत और हिम्मत के आधार पे है कि हम किस प्रकार की चीज़ों को समर्थन दें। और एक संगठन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में अगर हम संविधान के मूल्यों में विश्वास रखते हैं तो जहाँ तक आपने बार बार ये सवाल आता है कि हम बचाएं कैसे, करें कैसे, मेरे पास तो केवल इतना ही एक सवाल है, तो बाकी चीज़ों का हल नहीं है। घूम फिर का बात वहीं आ जाती है कि ये सब समस्या खड़ी क्यों हुई कि जब से सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हुई है संविधान पे उंगली उठाई जा रही है। जब से सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हुई है प्रेस की फ्रीडम कम हो रही है, गोदी मीडिया बढ़ रहा है, कॉरपोरेट वर्ल्ड बढ़ रहा है, बेकारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। तो वहाँ से एक केंद्रीय बात हर सवाल पे लागू होगी, वो है सत्ता परिवर्तन की। और उस सत्ता परिवर्तन के साथ मुझे लगता है ये संविधान ने हमको इतने सालों तक, आपको बताऊं 1998 में पहली बार वो जब प्रधानमंत्री बने ना अपने कवि हृदय कवि जी अटल जी, तो उस समय उन्होंने कहा संविधान में समीक्षा की जाएगी। तो उस समय एक प्रेसिडेंट थे भारत के, अगर आपको याद होगा, के.आर. नारायणन ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फेल्ड अस, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान की तरफ से कमज़ोरी नहीं है, कमज़ोरी हमारी है कि हमने उसकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। तो उस बात को मैं दोहराऊंगा कि संविधान अपने आप में सक्षम है हमारी स्वतंत्रता को बचाने के लिए, पर हमको भी सामने आकर जो करना चाहिए वो हमको करने की ज़रूरत है। पहला सवाल है, दो पक्षों में सांप्रदायिक एवं वैचारिक मतभेद होने पर संतुलन कैसे बनाए? एसडीआईएस सांप्रदायिकता समाज के लिए खतरा क्यों है? तीसरा, बदलते परिवेश में सब कहते हैं धर्म खतरे में है, चाहे धर्म कोई सा भी हो, तो प्रकाश डालिए क्या कोई सा भी धर्म खतरे में है? और केरला स्टोरी जैसी घटनाएं हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर डालते हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है? देखिए, केरला स्टोरी पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ध्रुव राठी के 2 वीडियो हैं। केरला स्टोरी पे कितना गलत वो था, ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। और मेरा भी एक वीडियो है केरला स्टोरी पे, जब मैंने भी बताया कि केरला स्टोरी कैसे झूठी कहानी पे बनी है और कैसे उसको ब्लो अप करके बताया गया। ऐसे कश्मीर फाइल्स पे भी हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, पर सवाल वही है कि 140 करोड़ लोगों के बीच में हमारा 3-4 लाख तक जाएगा, ध्रुव राठी का 1.5-2 करोड़ लोगों तक जाएगा, पर सब लोगों तक ये बात पहुंचती नहीं है। और ऐसे अभी एक फिल्म आई थी 72 हूरें, फॉर्चुनेटली वो फेल हो गई। यानी वो स्वर्ग की अप्सराओं को नहीं दिखाते, हमको तो स्वर्ग की अप्सराओं में भी इंटरेस्ट होगा पुरुषों को, पर वो केवल 72 हूरें ही दिखाते हैं। अगर हूरें हैं तो इधर अप्सराएं भी हैं, और हेवन में वो भी है ना, क्या फेरीज वहाँ भी रहती हैं। सब वो पुरुषों ने अपना सिस्टम बराबर बनाया हुआ है, पर उन्होंने केवल एक हूरों पे ही ध्यान दिया और बाकी बेचारी वो अप्सराओं और फेरीज को उन्होंने छोड़ दिया। काफ़ी अनफेयर गेम था, इसलिए वो फिल्म फ्लॉप हो गई, ऐसा मेरा मानना है। और ये खैर जैसे हमने देखा स्वर्ग जन्नत हेवन नवर, अब ये किसने देखा है, वो है ना, किसका, गालिब का ही शेर है, मेरे को शेर व शायरी आती नहीं है। हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो खैर ये उसी का ही कुछ तो भी होगा। तो ये चीज़ों का, फिल्मों का भी अभी जैसे, अब मुझे तो जवान फिल्म का पता नहीं, आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, उसने कुछ तो भी एक सही मैसेज देने की कोशिश की है, पर ज़्यादा जोर केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स और 72 हूरें टाइप बनाने की है। अभी एक और ऐसी फिल्म आने वाली है जो भी उसी तर्ज पे बनी है। और देखिए, फिल्म तो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। अब मेरा एक आर्टिकल जाएगा 500-600 लोगों तक जाएगा, मैं बोलूँगा वाह वाह, मैं तो बहुत सफल लेखक हो गया। और फिल्मों में तो करोड़ों लोग देख लेते हैं, तो वो नफ़रत फैलाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अब पहले देखिए कैसे फिल्में बनती थी, 2 बीघा ज़मीन, जागते रहो, प्यासा, कागज़ के फूल, जो हमारे समय के फेवरेट थे। अभी समय के अनुसार प्रोड्यूसर देख रहे हैं केरला स्टोरी में ज़्यादा पैसा है, बनाओ, उससे समाज में नफ़रत फैलेगी। एक केस को बताओ कि ऐसा सभी औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। कश्मीर फाइल्स में मैंने देखा एक झूठा स्टेटमेंट दिया,
सूफियों की तलवार से इस्लाम फैला। अरे सूफी लोग कब तलवार का इस्तेमाल करते थे? मैं हैरान हो गया, इतना झूठ बोल के वो स्टोरी बनाते हैं। तो ये भी समय का फेर है। और हमारे जो अच्छे अच्छे महान फिर एक्चुअली भारत में सत्यजीत रे, इवन राज कपूर की फिल्में वगैरह देख के तो अभी भी मज़ा आता है। पर अभी एक नया जिस प्रकार से सांप्रदायिकता बढ़ी है, कुछ लोगों को लगता है पैसा कमाने का यही जरिया है, केरला स्टोरी बनाओ, 72 हूरे बनाओ, ये समाज में बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।